स्टूडेंट अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है फ्लेम। ठीक है, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे हम। छोटा टॉपिक है। फ्लेम क्या होते हैं? फ्लेम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कंबशन होता है किसका, सब्सटेंस का। ठीक है, जहाँ पे सब्सटेंस जलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एलपीजी जो गैस होती है उसका फ्लेम कैसा होता है, जलना। वो नीले नीले रंग की जलती है ना। जो वो होता है मोमबत्ती जलती है, वो कैसे जलती है? पीले रंग से जलती है। तो ये होता है फ्लेम। दो टाइप के होते हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है फ्लेम। ए फ्लेम इज द रीजन, मतलब वो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्र कोई सा, वेयर कंबशन कंबशन ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंसेस टेक प्लेस। यानी कि वो एरिया जहां पर कोई सब्सटेंस जलता है उसको बोलते हैं फ्लेम। अब देखिए दो टाइप के फ्लेम होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लेम। कौन कौन से? एक होता है स्टूडेंट, पहला होता है ब्लू फ्लेम। सेकंड होता है येलो फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम। ठीक है, येलो फ्लेम के पहले हम समझेंगे ब्लू फ्लेम के बारे में। ब्लू फ्लेम क्या होता है? ब्लू फ्लेम बच्चों आपने देखा होगा जो एलपीजी होती है वो नीले रंग से चलती है ना, ब्लू फ्लेम होता है। यानी कि जब किसी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई पहुंचती है, ऑक्सीजन की, तो एक तरीके से वो ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। आपने देखा होगा एलपीजी गैस होती है उसमें जो जहां पर गैस निकलते हैं वहां पर छेद छेद से होते हैं, क्योंकि उनको एयर की सप्लाई लगातार मिलती रहती है, तो इसलिए वो ब्लू फ्लेम बनाता है। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, यानी कि जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट होती है, देन द फ्यूल बर्न कंप्लीटली, यानी कि वो पूरे तरीके से जल जाता है, एंड प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम, है ना। तो यानी मतलब अगर फ्यूल को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी तो पूरी तरीके से जलने लग जाता है, तो एक तरीके से कैसा फ्लेम बनता है? ब्लू फ्लेम बनता है। अब देखिए जो ब्लू फ्लेम होता है स्टूडेंट, वो एक तरीके से नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। मतलब आपने देखा होगा मोमबत्ती ज्यादा उजाला करती है, लेकिन जो गैस होती है एलपीजी वो इतना उजाला नहीं करती है। यानी कि इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। यानी कि ब्लू फ्लेम इज नॉन लुमिनस फ्लेम, नॉट प्रोड्यूस मोर लाइट। देखिए ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है ना, ये ध्यान रखना है। ब्लू फ्लेम में हीट ज्यादा होती है, लेकिन लाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। अब बात करते हैं दूसरे पे, हम सेकंड पे आते हैं। मार्कर ले लेते हैं दूसरा, येलो फ्लेम। कौन सा? येलो फ्लेम। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, तो वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। यानी कि व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, है ना, इनसफिशिएंट होती है, देन द फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली एंड प्रोड्यूसेस येलो फ्लेम, है ना। कैसा बनाएगा? येलो फ्लेम बनाएगा। अब बच्चों जो ब्लू येलो फ्लेम होता है ना, वो लुमिनस फ्लेम होता है। लुमिनस का मतलब होता है वो ज्यादा लाइट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं हम, येलो फ्लेम इज लुमिनस एंड प्रोड्यूस
मोर लाइट, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहां तक? हम समझते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। एसिटिलीन जो गैस होती है, एसिटिलीन, एसिटिलीन इसको बोलते हैं इथाइन। कौन सी गैस बोलते हैं? इथाइन। बच्चों एथाइन जो गैस होती है, अगर हम इसमें एयर को मिक्स करके वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, यानी कि जो जो मेटल होती है मेल्ट नहीं हो पाती, क्योंकि प्रॉपर हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक सूटी फ्लेम बनता है। सूटी फ्लेम को मतलब होता है धुआं सा निकलने लग जाता है। लेकिन अगर हम उसका जो एसिटिलीन गैस है, उसमें अगर हम प्योर ऑक्सीजन को मिलाते हैं ना, तो प्योर ऑक्सीजन से मिलाने से क्या होता है, उसका फ्लेम जो बनता है ब्लू फ्लेम बनता है, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो प्रॉपर तरीके से जो मेटल होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम दो तीन बात और समझते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, जो जो हमने पढ़ रखे हैं ना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, और जो अनसैचुरेट होते हैं वो कैसे जलते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। इसका रीजन समझते हैं। देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका जो फ्लेम होता है, कैसे फ्लेम से चलेंगे, ब्लू फ्लेम से, है ना। कैसे रंग का, ब्लू फ्लेम। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो परसेंटेज होती है ना कार्बन की, लो होती है, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की कम परसेंटेज होने की वजह से वो जल्दी जल जाती है, कंप्लीटली फ्यूल बर्न हो जाता है। और जो अनसेचुरेट होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो जलते हैं येलो फ्लेम के साथ। कैसे फ्लेम के साथ, येलो, यानी इनका फ्लेम कैसा होता है, अनसेचुरेटेड का इनका होता है येलो फ्लेम। अब इनको समझते हैं येलो फ्लेम बनता क्यों है। देखिए क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होती है, हाई परसेंटेज होती है कार्बन की, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाती। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लो कोई मेंबर ले लो, जैसे C2H6, हमने यहां पर लिया एक मेंबर इथेन जो सैचुरेट है ना। एक लेंगे हम C2H4 लेंगे, ये क्या है, एक एथीन गैस है, अनसेचुरेटेड है। देखिए अगर हम देखेंगे कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो टोटल इसमें एटम कितने, 8, और 2 कार्बन के, तो परसेंटेज क्या बनेगी, 2 से काटेंगे 4 बार, कितनी, 25% होगी इसके अंदर कार्बन। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम इसमें कितनी परसेंटेज कार्बन है, तो 2 अपॉन, देखिए 2 + 4 कितना होगा, 6, इंटू में 100, 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये एक बार 33.33 के करीब में आएगा। मतलब इसमें परसेंटेज कार्बन की ज्यादा होती है, इसमें परसेंटेज कम होती है। इसी वजह से ये जलता है कैसे फ्लेम के साथ में, ये जलता है येलो फ्लेम के साथ में, क्योंकि पूरी कार्बन जल नहीं पाती है, इसलिए जलता है येलो फ्लेम के साथ में। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम 3 रिएक्शन पढ़नी है, तो कंबशन पढ़ना, एक पढ़ना हमें सब्स्टिट्यूशन, एक पढ़ना हमें एडिशन, 2 लास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कंबशन, मतलब जलना। जो कंबशन करने पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक बनते हैं वाटर बनता है, वाटर वेपर, और इसमें हीट बनती है और लाइट बनती है। मतलब देखिए अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है, अगर उसको आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH4 मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी का, एल्केन है। जब हम जलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा ये, है ना, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और हीट बनती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको बैलेंस, ये क्या मिथेन गैस है ना, मिथेन, ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, 1, 3 है, तो यहाँ पे पहले आप 2 की कर दो,
इवन बना लो ना, पहले इवन, 2 और 2 4 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो 4 बैलेंस है यहाँ पर। देखिए अब ऑक्सीजन के बिगड़े हुए सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 की कर दो। तो कहने का मतलब है कंबशन का मतलब होता है जलना। ठीक है, अब आते हैं दूसरी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब अगर हम क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यानी कि सैचुरेटेड, उसमें जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन अटैच हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। यानी कि लिखेंगे इसको, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन gives the substitution reaction with chlorine in the presence of सनलाइट। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मिथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH4 क्लोरीन से रिएक्शन कराई हमने, तो क्लोरीन से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तो क्लोरीन होगी, एक H को डिस्प्लेस कर देगी, तो क्या बनेगा, CH3 और Cl और HCl बन जाएगा। इसका नाम है क्लोरोमिथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरोमिथेन। अगर आप और ज्यादा क्लोरीन में पास कराएंगे, ये कौन सी गैस है, मिथेन, तो अगर आप और ज्यादा यहाँ पे क्लोरीन गैस पास कराओगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। कैसे, देखिए जैसे आपने दोबारा कराई अपने CH4 में और क्लोरीन की रिएक्शन कराई, तो देखिए क्या देखने को मिलेगा, यह बनेगा CH2 CH2 Cl2 बन जाएगा दोबारा। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ज्यादा कराओगे रिएक्शन तो CH4 Cl2, सही से बना लो इसको, तो क्या बनेगा, देखिए फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे CH और यहाँ पर Cl3, HCl ही बनेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर और ज्यादा रिएक्शन कराओगे ना तो CH4 Cl2 की, तो यहाँ पे क्या होएगा, H हट जाएगा बिल्कुल, तो CCl4। यहाँ पर बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए ये वाली पेपर में आई हुई है रिएक्शन, तो इसको तो याद ही रखना है ना। अब आते हैं हम तीसरी रिएक्शन पर। देखिए तीसरी रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है, एडिशन रिएक्शन। बच्चों जो एडिशन रिएक्शन होती है ना, वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, अनसैचुरेट की। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या देते हैं, वो एक तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। यानी कि एडिशन रिएक्शंस आर ए characteristic property of unsaturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कौन से देते हैं, अनसैचुरेटेड, और जो सब्स्टिट्यूशन कौन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम इसमें देखिए एक समझेंगे, हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर हम किसी भी अनसैचुरेट को हाइड्रोजन के साथ एडिशन होता है ना उसका, तो उसमें एक अनसैचुरेट वो बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसको प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। यानी कि इंपोर्टेंट है बच्चों बहुत ही, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन with
with unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon in the presence of, in the presence of निकिल, निकिल कैटलिस्ट है ना, निकिल कैटलिस्ट, और पैलेडियम, पैलेडियम कैटलिस्ट पीडी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट या पैलेडियम, पैलेडियम बोलते हैं, टू ऑब्टेन saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon. This reaction is called hydrogenation. क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजीनेशन. अब देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे आपने कोई वो लिया, कोई अनसेचुरेट, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई आपने, और यहाँ पर निकिल कैटलिस्ट या पैलेडियम, अभी बताऊंगा इसका काम क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगा, एडिशन होगा यहाँ पर, यानी कि CH3, क्योंकि यहाँ पे एक H ऐड हो गए तो डबल का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया. तो ये कौन सी गैस थी, इथेन थी, जो कि एक अनसेचुरेट है. क्या ये अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड नहीं, अनसेचुरेटेड. ये क्या है, एथीन गैस है, जो कि क्या है, एक सेचुरेट है, सेचुरेटेड. क्लियर यहाँ पर. अब देखिए निकिल कैटलिस्ट में काम क्या होता है. जो निकिल कैटलिस्ट जो होता है ना, ये रिएक्शन में एक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसके होने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, मतलब वो तेज रिएक्शन होने लग जाती है. इसका काम ये होता है. मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, बहुत सिंपल से एग्जांपल में. मान लो एक लड़का है, ठीक है, जिसकी जो मान लो 15 साल का है, एक लड़के से लड़ाई हो जाती है इसकी दूसरे लड़के से, और इसकी एज है 25 साल, ठीक है. तो ये इसमें पीटना इसका शुरू कर देता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, छोटे वाले से. अब इस छोटे वाली लड़की का एक चाचा आता है, और जो हेल्दी है काफी, मतलब स्ट्रांग है. अब वो देखता है कि मेरा भतीजा पिट रहा है, अब इसमें इसका जो भतीजा है उसमें जोश आया, तो मेरे चाचा आ गए, अब मैं इसको पीटूंगा. अब ये डर जाता है कि भाई ये तो बहुत हेल्दी है, तो अब ये लड़का इसको बजाना शुरू कर देगा, 2-3 चांटे खींच के मारेगा. अब होगा क्या, यहाँ पर इसके होने से, इसके चाचा के होने से यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन की रेट बढ़ गई, लेकिन ये इनने पार्टिसिपेट नहीं करा, ऐसा बोला देख लूंगा तू मार इसको, है ना. तो इसके होने से इसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है. तो कैटलिस्ट का काम ये होता है, वो उसके होने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, मतलब रिएक्शन तेज होने लग जाती है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता. क्लियर यहाँ तक. अब एक हम और समझते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना. हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, वो इसी में पढ़ रहे हैं हम, एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है. तो देखिए हेडिंग लगा लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल. बच्चों अगर कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का तेल, और ये कई टाइप के बीज होते हैं, उनका तेल जो होता है, अगर हम उनको रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर एक सॉलिड फैट, मतलब आपको सॉलिड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल घी बोलते हैं. तो घी ऐसे ही बनाया जाता है, हाइड्रोजिनेशन होता है. तो हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से घी बनाया जाता है. तो क्या, यानी कि जो घी होता है वो सैचुरेट होता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या होता है, अनसेचुरेट, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, हीट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन in the presence of, in the presence of Ni, Ni मतलब निकिल कैटलिस्ट, in the presence of Ni
टू ऑब्टेन वेजिटेबल फैट, यानी कि घी जो होता है ना, घी होता है ना, घी, यानी कि घी क्या बच्चों, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। तो हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। इसकी रिएक्शन देखिए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये क्या अनसेचुरेट है, तो यहाँ पे आर जोड़ दो बच्चों, आर कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, एल्काइल ग्रुप है ये आर, है ना, एल्काइल CH3 हो सकता है, या फिर CH3 तो डबल बॉन्ड लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, एक फॉर्मूला है किसका, वेजिटेबल ऑयल का, जिसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएंगे ना एक गैस से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, आर यहाँ से जोड़ देंगे, वही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। अभी पता है क्या बन गया, ये बन गया वेजिटेबल घी बन गया, वेजिटेबल घी, जिसको डाल्डा घी सुना होगा आपने, डाल्डा घी होता है ना, ये क्या हमारा एक सैचुरेटेड है। तो ये स्टूडेंट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इथेनॉल।